Good morning, children. Now, today I will teach you the history on lesson The New Kings and the Kingdoms का एक टॉपिक है द चोलास. ठीक है, इसके पहले हम आपको दो वीडियो इसका बना चुके जिसको मैंने आपको सेंड किया, जिसमें मैंने आपसे शुरू में जैसे किंगडम जो नए राजा है वो किस तरह से नए डायनेस्टीज अपना तैयार कर रहे हैं, कितने डायनेस्टीज को इन्होंने एक साथ करके एक नया किंगडम इन्होंने बनाया है. ठीक है, इसको मैंने आपको पहले पढ़ा चुके हैं. अब मैं चोलास इसका टॉपिक एक हमने लिया है जो पीछे कई पढ़ा चुके हैं. अब लास्ट आपका आज का ये टॉपिक है चोलास. जैसे कई डायनेस्टी थे, डायनेस्टी में से एक चोला है. जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया राजपूत, ठीक है ना, पालाज, राजपूत, पालाज, चौहान, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं. अब आपके पास ये आया है चोलास. इसके बारे में आज आप समझिए. ये है चोलास. इनका मैंने आपको पहले ये पढ़ा चुके हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया है. ओरियर टू थंजावर, ठीक है, फ्रॉम ओरियर टू थंजावर, यहाँ तक इन्होंने अपने राज का विस्तार किया है, अपने राज को बढ़ाया है. उसके बाद हमने ये बताया था स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर. इनके चोलास जो हैं इन्होंने मंदिरों पर विशेष जोर दिया है. मंदिर पर इनका विशेष ध्यान रहता है और इनके मंदिर जो होते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स माने बहुत विशाल आलीशान, ठीक है, विशाल आलीशान टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं. एंड ब्रोंज स्कल्पचर, और ब्रोंज जो होते हैं तांबे के जो है वो ब्रोंज स्कल्पचर, बड़ी बड़ी मूर्तियां ये बनवाते हैं. ये इनका मेन जो है माने इनका मेन ये काम रहता है, मेन इनका शौक रहता है कि ये ब्रोंज के स्कल्पचर बनवाते हैं. ठीक है. अब ये आपका वो दो पॉइंट होने के बाद चोलास का अब आज का आपका टॉपिक आया है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. अब इसमें आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट है द रूल ऑफ द चोलास, हाउ एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. जो चोलास है ये जो है ये रूल इन्होंने अपना जो शासन किया है, इन्होंने ध्यान अपने शासन में, अपने राज्य कार्य में इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है? एग्रीकल्चर को. ठीक है, एक मंदिर, स्कल्पचर और फिर इन्होंने एग्रीकल्चर को विशेष महत्व दिया है. न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन सच एज डिगिंग ऑफ वेल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स वर एडॉप्टेड. अब पहले तो आप देखिए द रूल ऑफ चोलास सॉ एन इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. The river Kaveri branches off into several small canals before the emptying into the Bay of Bengal. These canals overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. ठीक है, क्या है, आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि जो नदियों से जो मिट्टी बहा कर आती है वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है. जैसे गंगा उत्तर की तरफ, गंगा नदी की जो घाटी है वो काफी उपजाऊ है क्योंकि वह गंगा से बहाई गई मिट्टी यहाँ आकर रुकती. इसी तरह से ये जो है कावेरी नदी से जितने हैं ये नहरें निकलती हैं, ये नहरें कहाँ जाकर खत्म होती है? ब्रह्मपुत्र में जाकर गिरती हैं, वहां पर ये समाप्त होती हैं. उसके बाद इन्होंने इस तरह से इन्होंने अपने एग्रीकल्चर को महत्व दिया. उसके बाद आया है न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन सच एज डिगिंग ऑफ वेल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स वर एडॉप्टेड. फिर क्या है न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी जैसे कि पहले आपको बताया है कावेरी से जो नहरें निकलती हैं ये खेतों तक जाती हैं, तो बाय चांस अगर पानी जैसे इनका खत्म हो जाता है वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने कुछ नया मेथड अपनाया है इरिगेशन. और इसके लिए इन्होंने क्या किया है? देखिए, इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन. इन सम एरियाज वेल्स वर डग
In other places, huge tanks were constructed to collect rain water. ठीक है, क्या करते हैं इन्होंने कि कई जगहों में जैसे पानी को और ज्यादा पहुंचाया जाए या पानी का स्टोरेज बहुत अधिक रखा जाए, इसके लिए इन्होंने कई जगह कुएं खुदवाए, बड़े बड़े कुएं खुदवाए। और दूसरी चीज बहुत बड़ी बड़ी क्या इन्होंने करवाया, टैंक बनवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक। ठीक है, कई बड़े बड़े टैंक बनाए जिसमें क्या होता है, जो बरसात होती है उसका पानी उसमें इकट्ठा होता है। देखिए इतना अच्छा है कि बरसात का पानी भी वेस्ट ना जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े टैंक खुदवाए और उसमें इन्होंने बरसात का पानी वहां पे सब इकट्ठा करवाया। द चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन द फॉलोइंग टाइप्स लैंड ग्रांट। अब इनका तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट क्या है कि चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लैंड ग्रांट। इन्होंने किसी चीज को करने के लिए क्या होता है कि हम इस काम को कई भागों में कई उसमें कर देते हैं ताकि ये काम और अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चल सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कईयों को टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट, कईयों को कुछ लैंड जो है इन्होंने स्वीकृति करवाई। कुछ लैंड को इस तरह से बांटा गया कि किसको किस तरह का लैंड दिया जाए और उसका उन्होंने नाम भी दिया है, टाइप्स ऑफ लैंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड में पहला है आपका, देखिए ये पहला है वेलेनवागई। ठीक है, वेलेनवागई, वेलेनवागई एक लैंड है, नाम दिया है और ये किसके लिए है, लैंड ग्रांट्स टू नॉन ब्राह्मण फार्मर, यानी जो ब्राह्मण्स नहीं है। ठीक है, जो और जाति के हैं या और दूसरे लोग फार्मर हैं जो ब्राह्मण नहीं है, उनको इन्होंने वेलेनवागई लैंड को स्वीकृति करवाया ताकि ये लोग नॉन ब्राह्मण फार्मर्स इसमें अच्छी तरह से अपने जिम्मेदारी को समझे और यहाँ अपनी खेती करें। दूसरा देखिए ब्रह्मदया। ठीक है, दूसरी लैंड क्या है, ब्रह्मदया, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण। अब देखिए ब्राह्मण को जो लैंड दिया गया है उसका नाम है ब्रह्मदया। ठीक है, उसका लैंड है ब्रह्मदया। ब्रह्मदया लैंड जो है वो ब्राह्मण को दिया गया ताकि ब्राह्मण उसमें खेती कर सके, उनके अंडर में ये लैंड जाता है ब्रह्मदया। अब आइए तीसरा लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड है सैलाब होगा। ठीक है, सैलाब, SHALAB, सैलाब होगा, सैलाब होगा। ये लैंड सब किसको स्वीकृति दिया गया है, लैंड ग्रांट, सॉरी इसमें है लैंड ग्रांट फॉर द, ये कहाँ में थी बेटा, लैंड ग्रांट्स टू नॉन ब्राह्मण, फिर लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, फिर लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, ये आपका जो है सैलाब होगा लैंड से ये बताया गया है कि इस लैंड को किसके लिए स्वीकृति करवाया गया, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के लिए इस लैंड को मेंटेनेंस करवाया गया है ताकि स्कूल के लिए ये ग्रांट लैंड दिया गया है, इसमें स्कूल जो है काफी विस्तार में हो और अच्छे से मैंने स्कूल का कोई भी वर्क हो इस लैंड में अच्छे से किया जा सके। तो ये जो है सी है, सैलाब होगा लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ओके, नाउ डी, ये है आपका देवादना, देवादना, और दो इन्होंने इसमें नाम दिया है, देवादना और तिरुनामट्टुकनी। देखिए तिरुनामट्टुकनी। ठीक है, ये जो है बेटा ये सब दक्षिण की तरफ से, जैसे मलयालम और तमिल लोग रहते हैं तो उन्हीं के लैंग्वेज से रिलेटेड इसका भी नाम उसी तरह से दिया गया, इसलिए हमको पढ़ने में भी हम भी पढ़ रहे हैं उन्हीं के लैंग्वेज, उन्हीं के उसमें ये जो है लैंड को नाम दिया गया है। देवादना और तिरुनामट्टुकनी, लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल। ठीक है, ये लैंड किसके लिए दिया गया है, किसको स्वीकृति करवाई है, टेम्पल्स के लिए, जितने टेम्पल्स होंगे उसके लिए इस लैंड को इन्होंने स्वीकृति दिलाई है। फिर है ये आपका
पलिच्चनादम, देखिए पलिच्चादनम, पलिच्चनदम, लैंड डोनेट टू जैन इंस्टीट्यूशन। अब ये पलिच्चादनम जो लैंड है वो किसको डोनेट किया गया है? जैन जो होते हैं, जैन आपको पता ही है, बौद्ध और जैन होते, तो ये जैन को ये जो है लैंड क्या किया गया? डोनेट किया गया, ताकि वो इस लैंड में वो अपना कुछ वर्क कर सके। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में एक तो एग्रीकल्चर और सिंचाई, कृषि और सिंचाई से रिलेटेड इन्होंने कई काम करवाए, किस तरह से उसको और विस्तार में किया जाए, कैसे उसका प्रोग्रेस किया जाए, उसके बारे में इन्होंने चोला किंगडम में ज्यादा ध्यान दिया गया। और उसके अतिरिक्त इन्होंने लैंड को कितने उसमें टाइप्स में किया? 5 टाइप्स में लैंड को क्या? द टाइप्स ऑफ द लैंड ग्रांट, ठीक है, द टाइप्स ऑफ द लैंड ग्रांट 5 उसमें किया गया, ताकि किस तरह से लोग उसमें अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने काम को सुचारू ढंग से अच्छे प्रकार से कर सके, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। नाउ अब इसमें सेकंड आपका पॉइंट जो लास्ट है, बहुत ध्यान से देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर माने साम्राज्य की राज्य कार्य को किस तरह से चलाया जाए, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, उसके बारे में एक एम्पायर को किस तरह से चलाया जाए। देखिए, सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट known as Ur became prosperous with the spread of the irrigation agriculture। अब देखिए इसमें क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इसमें क्या कह रहे हैं? हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो सेटलमेंट्स ऑफ पिजेंस, जितने पिजेंस है आपको बताया, छोटे किसान जो हैं वो पिजेंस कहलाते हैं। तो इनको किस तरह से सेटलमेंट किया गया, एक साथ किया गया, इनको सेटलमेंट करके इनको एक नाम दिया गया उर, ठीक है। प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, और इनके अंदर ये है कि इन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन को और अधिक उन्नतिशील बनाया। फिर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। अब देखिए, एक तो इन्होंने ग्रुप इनका बनाया नोन एज द उर पिजेंस का, और दूसरा ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं उनका एक लार्ज यूनिट बनाया और उसको नाम दिया नाडू, ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया? नाडू। देखिए, groups of villages form larger units called Nadu. The village council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. अब groups of villages जिसको नाम दिया गया नाडू, इनका काम क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग माने जितना राजकाज में जो काम धाम होता है उसको सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए, और साथ ही न्याय और टैक्स कैसे, रिवेन्यू टैक्स कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, इन सब की देख रेख के लिए इनको बताया गया, किसको? नाडू को, ठीक है। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेला कास्ट exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government। अब देखिए, रिच पीजेंट्स जो धनी किसान, रिच पीजेंट्स कौन है? जो धनी किसान ऑफ द वेला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। इन्हों किस पर इनको वो करने के लिए कहा? जो रिच पीजेंट्स होते हैं उनको एक काम सौंपा गया कि वो भी नाडू किस तरह से सुपरविजन कर रहा है, ठीक से अपनी कामकाज को देख रहा है कि नहीं देख रहा, उसके लिए भी इन्होंने एक अपना किसी को नियुक्त किया है जो रिच किसान होते हैं उनको। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंद्रवेलम। देखिए, जो चोला किंग्स होते हैं, जो चोला किंग्स हैं, इन्होंने कुछ टाइटल्स दिया लैंड ऑनर्स को, जो जमींदार लैंड के मालिक होते हैं, जमींदार होते हैं, उनको खुश करने के लिए कहिए या जिसके लिए भी उनको कुछ इन्होंने
ऐसे टाइटल दिया है ताकि वो अपने टाइटल से खुश होकर या जोश में आके काम को और अच्छी तरह से कर सके। तो एक टाइटल इन्होंने दिया है मुवेन द वेलम, यानी वेलन ऑफ द पीजन सर्विंग 3 किंग्स, यानी तीनों राजाओं में सबसे बड़े। फिर एरियर चीफ, अब इनका एक चीफ जो बड़ा, उसको नाम दिया है एरियर। एस मार्कर्स ऑफ द रिस्पेक्ट एंड entrusted them with the important office of the state at the center। इनको क्या दिया गया, इनको काफी सम्मानपूर्ण काम दिया गया है और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो सेंटर में यानी जो मेन राज्य में जो ऑफिस है, काम धाम है, इसको ये अच्छे ढंग से देखें। जो उनके जरूरी ऑफिस हैं या जैसे राजाओं के कोर्ट ऑफिस, यहाँ क्या है, राजाओं के कोर्ट हैं, उनको अच्छी तरह से ये देखें। We have seen the Brahmins often receive land grants or Brahmadaya. As a result, a large number of Brahma settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India। जैसे कि हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण जो है उनको ब्रह्मदया लैंड को दिया गया जिसका नाम ब्रह्मदया है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बड़ी संख्या में ब्राह्मण्स जो हैं वो सेटलमेंट होकर ये इन्होंने कावेरी वैली में अपना एक बड़ा पाठ जो है स्थापित किया, ठीक है ना, ब्रह्मदया में। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम ओरियनपुर एंड द चेलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि और भी जगहों में जो जितने आपके दक्षिण की तरफ जगह है वहां पर इन्होंने अपने राज्य को किसने, ब्राह्मण्स ने। ईच ब्रह्मदया वॉज द लुक्ड आफ्टर बाय द असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्रह्मा लैंड ऑनर, ठीक है। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑफ द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल। अब देखिए इन ब्राह्मण्स को जो है ये देखभाल करने के लिए भी दिया गया है कि ये ब्रह्मा लैंड ऑनर्स क्या करें कि असेंबली जितने होते हैं, जितने इनकी सभाएं होती हैं, उनको बहुत अच्छे से देख रेख करें और इनके बारे में जितना भी इंस्क्रिप्शन इनकी जो लिखना रहता है उसको वॉल्स ऑफ टेम्पल्स यानी दीवारों के टेम्पल्स जो होते हैं, मंदिरों की जो दीवार होती है उस पर ये इनके बारे में सब लिखें, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको देखा, ये आपका लास्ट टॉपिक था द चोलास। इसके बारे में आपका एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना बेटा। यहीं पे हमारा लेसन आज खत्म होता है। ओके, थैंक यू।